वेरी मच प्रीति, मुझे अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड की सख्त जरूरत थी। अनिका के मुंह से ये बात निकलते ही प्रीति की आंखें लाल होने लगी। प्रीति की आंखों में लगभग आंसू निकलने वाले थे। तभी अनिका ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं भी भूल गई कि तुम भी एक मेडिकल स्टूडेंट हो। तुम समझ बैठी होगी कि मुझे खून की कोई बड़ी बीमारी हो गई है और इसलिए मुझे अम्बिलिकल कॉर्ड के खून की जरूरत है। मगर घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। मगर है कोई जरूरी काम जिसके लिए मुझे अम्बिलिकल कॉर्ड के खून की सख्त जरूरत है। इससे पहले कि प्रीति अनिका को और कोई सवाल करती, अनिका ने अपना फोन निकालकर राजलक्ष्मी को फोन डायल कर दिया। जैसी राजलक्ष्मी ने फोन उठाया, अनिका ने राजलक्ष्मी से पूछा, कहाँ हो तुम इस वक्त? राजलक्ष्मी ने अनिका को बताया, मैं तुम्हारे ऑपरेशन की पेट्रोलिंग कर रही हूँ। कई ऑपरेशन ऐसे हैं जिन्हें मैं या कोई और सीनियर डॉक्टर हैंडल कर सकते हैं, मगर कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ तुम हैंडल कर सकोगी। मैं उन पेशेंट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद ही तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स और सर्जरीज शेड्यूल कर पाऊंगी। क्या तुम्हारी कोई छुट्टी की रिक्वेस्ट है तो मुझे बता दो, मैं अभी नोट कर लेती हूँ। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, देखो तुम्हें अभी के अभी मनाली जाना होगा। वहाँ के ब्लड बैंक से मेरा अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपल कलेक्ट करके तुरंत डीएनए टेस्ट करवाओ। अनिका की बात सुनते ही राजलक्ष्मी की आवाज में अचानक ही एक्साइटमेंट आ गई। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, वाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड सैंपल प्रिजर्व करवाया था। आई थिंक तुम्हारी मॉम कोई सुपर वुमन है जो पहले से जानती थी कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन से ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आने वाले हैं। आई कैन नॉट बिलीव दिस। यकीन तो अनिका को भी नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता था कि 25 साल पहले अनिका की माँ स्वाति ने ये बात सोच ली थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अनिका को अपना डीएनए सैंपल टेस्ट करवाने के लिए अपने 25 साल पहले के डीएनए सैंपल चाहिए होंगे। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की माँ के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सचमुच डरावना था। आज स्वाति की इतनी प्री प्लानिंग देखकर अनिका भी सोच में पड़ गई। कहीं सचमुच स्वाति का किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक तो नहीं था जो इलीगल ड्रग्स बनाते थे और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करके पूरी ह्यूमन रेस को खतरे में डालने वाले थे। अपने ख्यालों को अपने दिल से निकालते हुए अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, तुम जल्द से जल्द मनाली जाओ। अनिका की आवाज में काफी इम्पेशंस था, जिसे सुनकर राजलक्ष्मी समझ गई थी कि अनिका कितनी बेसब्री से डीएनए टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। राजलक्ष्मी ने अनिका को समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी इसी वक्त निकलती हूँ, मगर इतना याद रखना कि मैं मनाली पहुँच जाऊंगी, फिर तुम्हारे ब्लड सैंपल ब्लड बैंक से कलेक्ट करूंगी और उसके डीएनए सैंपल इन करण गुलेरिया के डीएनए सैंपल के साथ मैच करवाऊंगी। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 20 से 30 घंटे लग सकते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें काफी क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आखिर करण गुलेरिया तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है या नहीं, मगर बस अब तुम्हें सिर्फ एक दिन का इंतजार और करना होगा। अनिका की एंजाइटी इतनी बढ़ रही थी कि उसके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ चुका था। अनिका को अपने आसपास सब कुछ धुंधला नजर आने लगा था। अनिका ये जान चुकी थी कि उसे एंजाइटी अटैक हुआ था। अनिका अपने पास पड़ी चेयर के ऊपर एक झटके के साथ बैठ गई। प्रीति अनिका के सारे सिम्टम्स देखकर समझ चुकी थी कि अनिका को एंजाइटी अटैक हुआ था। इससे पहले कि प्रीति नौकरों को बुलाकर अनिका को मेडिकल अटेंशन दिलवाने की कोशिश करती, अनिका ने अपने ही हाथ से प्रीति को इशारा करते हुए कहा कि वो ठीक थी। लंबी लंबी सांसें लेकर अनिका ने अपनी बढ़ रही एंजाइटी पर कंट्रोल पा लिया। अनिका एलोपैथी के साथ साथ नेचुरल रेमेडीज भी अच्छी तरह जानती थी और समझती थी। कुछ देर तक ब्रीदिंग करने के बाद अनिका का एंजाइटी अटैक पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया। प्रीति ने पास पड़ी डाइनिंग टेबल से एक पानी का ग्लास लिया और अपने हाथों से धीरे धीरे अनिका को पानी पिलाया। इससे पहले कि प्रीति अनिका से पूछती कि वो कैसी है, अनिका और प्रीति के कानों पर किसी की आवाज पड़ी, अरे तुम्हारी कजन फिर आई है। अनिका और प्रीति ने लगभग एक साथ दरवाजे से आ रहे ओमकार को देखा। ओमकार को देखते ही प्रीति ने अपना चेहरा अनिका की ओर मोड़ लिया और दबी हुई आवाज में अनिका से पूछने लगी, दीदी आपने तो कहा था कि ओमकार घर पर नहीं होगा। अनिका अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर प्रीति को ओमकार से प्रॉब्लम क्या हुई थी। अनिका ने प्रीति की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैंने जब मालती जी से पूछा था तब मालती जी ने तो यही कहा था। जब तक अनिका प्रीति को ये कहती, ओमकार बिल्कुल प्रीति के पास आकर खड़ा हो गया। ओमकार ने अनिका की बात सुन ली थी। ओमकार ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले और अपने कंधे ऊपर करते हुए प्रीति को देखने लगा। प्रीति को देखते ही ओमकार के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसकी आंखों में चमक आ गई।
ओमकार देखते ही देखते अपने पांव जमीन पर टैप करने लगा। ओमकार को अपनी ओर इस तरह देखते हुए प्रीति काफी ऑकवर्ड फील करने लगी। तभी ओमकार ने अनिका की ओर देखकर कहा, बात दरअसल ये है ना कि मैं एक्चुअली आज बहुत बिजी था। वो मैं सनी के साथ आज पूरी रात गेम खेलने वाला था। हमारा एक बहुत बड़ा चैंपियनशिप का मैच था आज रात को। मालती आंटी ने बिल्कुल सही कहा था कि मैं शायद आज रात घर पर नहीं आऊंगा, मगर जब मालती आंटी ने मुझे फोन करके ये कहा कि आप मेरे बारे में पूछ रही थी, तो मैंने सोचा कि घर चलकर देख लूं कि आपको क्या काम है मुझसे। अनिका को ये कहने के बाद ओमकार फिर से प्रीति की ओर देखने लगा। फिर दबी हुई आवाज में प्रीति को देखते हुए ओमकार ने कहा, अच्छा किया, सनी की उस बोरिंग मैच को मैंने कैंसिल कर दिया। ओमकार की बात सुनते ही प्रीति ने टेबल पर रखा अपना पर्स